हेलो स्टूडेंट्स, नवंबर के असाइनमेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। हमने असाइनमेंट कैसे बनाने स्टार्ट कर दिए, अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप लेट कर दिए, तो मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा कुछ लोगों ने वीडियो अपलोड किया, 2-3 लोगों ने, लेकिन उन्होंने आंसर गलत लिखा है। पूछा है एम्पियर चक्र क्या होता है, कुछ लोगों ने एम्पियर का परिवर्ती नियम लिख दिया है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि पूरे आंसर लिखे भी नहीं है, 5वें क्वेश्चन के 2-3 आंसर छोड़ दिए जो उनको मिले भी नहीं है, लेकिन हमने पूरे बना लिए हैं और अपलोड करने वाले हैं। तो इससे कई सारे क्वेश्चन के आंसर कुछ लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं, कुछ आधे अपलोड कर रहे हैं, तो हम पूरे अपलोड कर रहे हैं। आंसर थोड़ा लेट आएगा आंसर बनाने में, सही करने में, तो लेकिन अपलोड पूरे हो जाएंगे और हमारी कोशिश यही है कि कल संडे तक पूरे के पूरे असाइनमेंट के आंसर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी डिमांड होगा हम पहले उसको अपलोड कर देंगे। आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हैं, वहाँ हम असाइनमेंट के अलावा पढ़ाई की और सारी बातें भी करते हैं और भी क्या टॉपिक डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, एग्जाम रिलेटेड कैसा क्या रहेगा, और कुछ कुछ डाउट्स क्लियर करते रहते हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप में जुड़ सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप कॉल नहीं कर पाएंगे, वो नंबर बंद बताएगा, लेकिन व्हाट्सअप में आप ऐड हो सकते हैं, उसमें से मैसेज कर सकते हैं हमको। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। जितने ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइबर और शेयर होंगे उतने ही जल्दी जल्दी हम वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम ये वाले असाइनमेंट का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति रखता है। इसका मतलब है कि बाजार मूल्य क्या सामान्य मूल्य के बराबर हो सकता है या नहीं। आंसर है, बाजार मूल्य सामान्य मूल्य में अंतर होने के साथ साथ इसमें कई संबंध भी पाए जाते हैं। सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के इर्द गिर्द रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें इर्द गिर्द मतलब होता है आसपास, दोनों मूल्य आसपास ही रहते हैं। बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से ना तो ज़्यादा टाइम तक अधिक रह सकता है और ना ही कम रह सकता है, क्योंकि किसी भी सामान का रेट जो रहता है वो हमेशा बदलते रहता है, कभी अधिक होगा कभी कम होगा। इसलिए कहा जाता है कि बाजार मूल्य सदैव सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर काटते रहता है। यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में जो बीच की लाइन है ये वाली, इसमें ये सामान्य मूल्य है, और जो ग्राफ में जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है वो बाजार मूल्य है। इसका मतलब है कि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से अधिक हो रहा है, और जिसमें बाजार मूल्य नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब है कि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से कम है। और यहाँ पे बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के बराबर भी आ चुका है। जब घटेगा या बढ़ेगा तो वो सामान्य मूल्य के ग्राफ से ही होकर गुजरेगा, इसलिए यहाँ पे बराबर भी हुआ है। रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि सामान्य मूल्य स्थिर रहता है और बाजार मूल्य में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। ग्राफ में सामान्य मूल्य एक सीधी लाइन है, ये सामान्य मूल्य है, ये कभी भी परिवर्तित नहीं हुई है, और बाजार मूल्य कभी घटा है कभी बढ़ा है और कभी सामान्य मूल्य के लेवल में आ गया। जब बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के ऊपर होता है तो व्यापारियों को लाभ अधिक होता है। सामान्य मूल्य में वस्तु की लागत होती है सामान्य मूल्य, और जब लागत से अधिक मूल्य हो जाता है सामान का तो व्यापारियों को लाभ होता है। और जब बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से कम होता है इसका मतलब है कि व्यापारियों को हानि हो रही है, इसलिए वो क्या करते हैं कि सामान का रेट घटा देते हैं, तो सामान का पूर्ति कम कर देते हैं, जिनसे सामान का रेट फिर से बढ़ने लगता है। यहाँ पे ग्राफ में ये पहले कम था, फिर धीरे धीरे रेट बढ़ा है ये। इसके विपरीत जब बाजार मूल्य कम होगा तो व्यापारियों को उत्पादन कम कर देंगे और प्राइस अपने आप बढ़ जाता है, जिससे वस्तु का बाजार मूल्य पुनः सामान्य मूल्य के बराबर हो जाता है या इसके आसपास आ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बाजार मूल्य में सदैव सामान्य मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब बाजार मूल्य अधिक भी होता है सामान्य मूल्य से कम भी होता है और इसके बराबर भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एकाधिकार एवं एकाधिकृत प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट करना है। एकाधिकार मतलब किसी भी सामान का जो व्यापारी होता है बाजार में, वो व्यापारी उस सामान का केवल
उस सामान को केवल वही व्यापारी बेच सकता है, इसी का मतलब होता है एकाधिकार। और एकाधिकृत प्रतियोगिता ये होती है कि अलग अलग सामान पर अलग अलग व्यापारी होते हैं जिन पर उनका अधिकार होता है, यही है एकाधिकृत प्रतियोगिता। तो इसमें अंतर है फर्स्ट पॉइंट, एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत एक समान वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसका मतलब एक ही सामान रहेगा, एक ही प्रकार की वस्तु होगी और व्यापारी भी एक ही प्रकार का ही होगा उसका, तभी एकाधिकार प्रतियोगिता होगी वहाँ। एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। विभेदीकृत मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनमें भेद पाया जाए, मतलब अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा पॉइंट, एकाधिकार में कीमत विभेद संभव है। जब एक ही व्यापारी होगा किसी सामान का तो वह अपने हिसाब से सामान का रेट तय करेगा, वह कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई भी यह सामान कोई और व्यापारी बेच नहीं रहा है। जो उसके खरीदार होंगे वो उसको किसी भी रेट में खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। एकाधिकृत प्रतियोगिता में कीमत विभेद का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसी सामान के और भी व्यापारी होते हैं, इसलिए जो उस वस्तु का प्राइस कम रखेगा लोग उसी के पास खरीदेंगे, इसलिए इसमें लगभग समान रहता है। थर्ड पॉइंट, एकाधिकार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है। एकाधिकार बाजार में नई फर्म नहीं आ सकती, क्योंकि अगर नई फर्में आ जाएंगी उसी वस्तु की तो एकाधिकार बाजार अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और एकाधिकृत प्रतियोगिता में नई फर्मों को उद्योगों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब है कि नए नए फर्म उसी वस्तु के उस बाज़ार में आते जाते रहते हैं, जिससे उसका प्राइस भी बराबर बने रहता है। फोर्थ पॉइंट, एकाधिकार में केवल एक फर्म होती है और एकाधिकृत प्रतियोगिता में अनेक फर्म होती है। इसका मतलब है एकाधिकार में उस वस्तु की एक ही फर्म होगी और कोई फर्म नहीं बन सकती वहाँ पे, और एकाधिकृत प्रतियोगिता में अनेक फर्में हो सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट, एकाधिकार में विक्रय लागतों का कोई महत्व नहीं होता। इसका मतलब है एकाधिकार प्रतियोगिता में जो सामान की विक्रय लागत होती है, उस सामान को बेचने में जो लागत लगती है उससे कोई मतलब नहीं होता। प्राइस एकाधिकार वाला व्यापारी अपने हिसाब से तय करता है, और एकाधिकृत प्रतियोगिता में विक्रय लागतों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका मतलब है एकाधिकृत प्रतियोगिता में व्यापारियों को विक्रय लागत के अनुसार ही उसका प्राइस तय करना पड़ता है। एकाधिकार में वस्तु के निकट स्थानापन्न का अभाव पाया जाता है। इसका मतलब है स्थानापन्न वस्तु वे वस्तु होती हैं कि उससे उस वस्तु जिसका बाजार में व्यापार किया जा रहा है उससे मिलती जुलती वस्तुएं नहीं बिकना चाहिए, जैसे कि चाय और कॉफ़ी हो सकती है। एकाधिकार में जहाँ पर चाय का एकाधिकार होता है वहाँ पे कॉफ़ी का व्यापार ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए एकाधिकार में वस्तु के निकट स्थानापन्न वस्तु का अभाव पाया जाता है। और एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु के निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध रहती। जहाँ पे एकाधिकृत प्रतियोगिता होगी वहाँ पे कोई व्यापारी चाय बेच सकता है, कोई व्यापारी कॉफ़ी भी बेच सकता है, इसलिए अलग अलग वस्तुएं भी वहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट करना है। इसका मतलब है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत प्राइस किस तरह से निर्धारित होते हैं, उनको 3 पॉइंट दिया हुआ है। वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति और मांग व पूर्ति का संतुलन। इन 3 पॉइंट के आधार पे समझाना है। फर्स्ट पॉइंट है वस्तु की मांग। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग द्वारा काफ़ी प्रभावित होता है। इसका मतलब है कि जिस भी वस्तु
की मांग बाजार में जितनी अधिक होगी उस वस्तु का मूल्य उतना ही अधिक होगा, और जिस वस्तु की मांग बाजार में कम होगी उस वस्तु का मूल्य भी कम होता जाता है। इसका मतलब है कोई वस्तु है और उसकी मांग जितनी ज़्यादा अधिक होती जाएगी उसका रेट भी बढ़ता जाएगा। मतलब उस वस्तु को खरीदने वाले जितने ज़्यादा होंगे, और वस्तु का जो क्वांटिटी है उसको तो बढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा तुरंत, इसलिए उसका रेट बढ़ा दिया जाता है, जिससे अब उसकी मांग खुद ही कम हो जाती है। और अगर मांग बाजार में कम है तो मूल्य भी कम होता है, क्योंकि उसको खरीदने वाले कम होते हैं। सेकंड है वस्तु की पूर्ति। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की मांग के अलावा वस्तु की पूर्ति का भी अत्यधिक महत्व होता है। बाजार में जिस वस्तु की पूर्ति आसानी से की जा सकती है, अर्थात पूर्ति अधिक होती है, जैसे मांग बढ़ी तो उसके अनुसार अपन पूर्ति को भी बढ़ा दिए तो मूल्य कम होता है। लेकिन जिस वस्तु की पूर्ति ही कम है, उसका उत्पादन ही नहीं है अधिक, उस वस्तु का मूल्य अधिक होता जाता है। थर्ड पॉइंट है वस्तु की मांग और पूर्ति का संतुलन। इसका मतलब है वस्तु की मांग और पूर्ति का संतुलन करके किस प्रकार मूल्य निर्धारित होता है। बाजार में मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ पे वस्तु की मांग और पूर्ति का संतुलन होता है। मतलब जितनी मांग होगी उतनी पूर्ति होगी, मांग कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। इनके संतुलन के द्वारा ही मूल्य का निर्धारण किया जाता है। किसी भी वस्तु का मूल्य मांग व पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। सापेक्षिक शक्तियों मतलब इन मांग बढ़ने पर पूर्ति को भी बढ़ा दिया जाएगा और पूर्ति घटने पर मांग घटने पर पूर्ति को भी घटा दिया जाएगा। जिस वस्तु की मांग व पूर्ति बराबर हो जाते हैं वही मूल्य उस वस्तु का उचित मूल्य कहलाता है। जब किसी वस्तु की मांग बाजार में अधिक होती है और उस वस्तु की पूर्ति मांग के अनुसार नहीं की जा सकती तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, और वस्तु की पूर्ति अधिक होती है और मांग कम होती है तो वस्तु का मूल्य भी कम हो जाता है। इसी के हिसाब से ही वस्तुओं का प्राइस तय किया जाता है बाजार में। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग व पूर्ति पर निर्भर करता है। वस्तुओं के उचित मूल्य के लिए बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति में संतुलन होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करो। इसका मतलब है बाजार के विस्तार को वस्तुओं के ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो उस वस्तु के बाजार के विस्तार को प्रभावित करते हैं। मतलब बाजार कितना अधिक हो सकता है या कितना कम हो सकता है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं। पहला, वस्तु की विशेषताएं। वस्तुओं की विशेषताएं भी बाजार को प्रभावित करती हैं। और दूसरा, देश की आंतरिक स्थिति, मतलब देश में उस वस्तु के बाजार पे कैसी स्थिति है उससे भी बाजार का विस्तार प्रभावित होता है। सबसे पहले बाजार वस्तु की विशेषताओं को समझेंगे। पहला, टिकाऊपन। इसका मतलब ये है कि जो भी वस्तुएं अधिक टिकाऊ होती हैं, अर्थात जो जल्दी नष्ट नहीं होती है, उनका बाजार अधिक विस्तृत होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे कि सोना चांदी, ये सब जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। कपड़ा हो गया, कोई मशीन हो गई, ये सब जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, इसलिए इनका बाजार भी ज़्यादा बड़ा होता है। और इसके विपरीत नाशवान वस्तुएं, मतलब जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जैसे सब्जी, दूध, फल, मांस, इनका व्यापार संकुचित होता है। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान अगर ले जा रहे हैं और टाइम अधिक लग गया तो यह सब खराब हो सकती है, इसलिए इनका बाजार छोटा होता है। आसपास के इलाकों में ही इनका व्यापार किया जाता है। सेकंड पॉइंट, व्यापक मांग। इसका मतलब है
वस्तु की जितनी अधिक मांग होगी उस वस्तु का बाजार उतना ही अधिक व्यापक होगा, और जिस वस्तु की मांग कम होगी उसका व्यापार उतना ही कम होता है। थर्ड पॉइंट, वस्तु की कीमत की स्थिरता। जिन वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता एवं प्रामाणिकता पाई जाती है, इसका मतलब है कि जिस वस्तुओं का मूल्य हमेशा एक समान बना रहता है, अगर बढ़ता भी है तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, घटेगा भी तो थोड़ा बहुत घटेगा, उनका बाजार अधिक विस्तृत होता है। इसके विपरीत अस्थिर मूल्य वाली वस्तुओं का बाजार अधिक विस्तृत नहीं होता। मतलब जिस वस्तु का प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है, घटता रहता है, उनको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनका बाजार भी सीमित ही होता है। सेकंड पॉइंट था देश की आंतरिक स्थिति। इसका मतलब है किसी वस्तु के बाजार का विस्तार उस देश की आंतरिक स्थितियों के द्वारा भी प्रभावित होता है। प्रमुख स्थितियां हैं जैसे शांति एवं सुरक्षा। इसका मतलब है जिस देश में व्यापार के लिए सुरक्षा अधिक होगी और उस देश में शांति होगी, वहाँ बाजार अधिक विस्तृत होता है। यहाँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास होता है। दूसरा, सरकारी कर नीति। इसका मतलब है सामान पे जो कर लगाया जाता है सरकार के द्वारा, उससे भी बाजार प्रभावित होता है। जिस वस्तुओं पर सरकार टैक्स अधिक लगाती है उनका बाजार कम विस्तृत होता है, और जिन पर टैक्स कम होता है उनका बाजार अधिक विस्तृत होता है। तीसरा, परिवहन के साधनों का विकास। विकसित तथा कुशल यातायात के साधन वस्तुओं के बाजार को विस्तृत करते हैं, क्योंकि वस्तुओं को कम लागत पर शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इसका मतलब है कोई भी सामान है उसको अगर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की सरकारी जो नीतियां हैं या किसी भी प्रकार की अदर परेशानी होती है वो नहीं हो रही है, तो उनका भी बाजार व्यापक होगा। और इसके विपरीत अगर किसी वस्तु को लाना ले जाना कठिन है या लाने ले जाने में उन वस्तुओं को कोई हानि पहुंचती है तो उनका व्यापार भी सीमित होता है। इसी प्रकार यदि टेलीफोन, तार, रेडियो आदि संवाहन के साधन भी बाजार को विस्तृत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिन क्षेत्रों में इनका विकास अधिक होता है वहाँ पे बाजार अधिक विस्तृत होता है, और जहाँ पे कम होता है वहाँ पे बाजार भी कम विस्तृत होता है।